सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज के क्लास में हम डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का ड्रग देखने वाले हैं, जिसमें हम डोपामिन और मिथाइल डोपा को कवर करेंगे। अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 21 में हमने डिटेल्स में पढ़ा था डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, जिसमें हमने समझा था नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन, इनका रिसेप्टर सिलेक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और कैसे डिफरेंट रिसेप्टर पर इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डिफरेंट आते हैं, वो हमने देखा था। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सारे ड्रग सिर्फ रिसेप्टर पर एक्टिंग करते हैं या कुछ ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट और एडवांस होता है? तो स्टूडेंट्स, यहीं से स्टार्ट होता है आज का हमारा न्यू लेक्चर, डोपामिन एंड मिथाइल डोपा। आज के लेक्चर में हम समझेंगे डोपामिन कैसे एक डोज डिपेंडेंट ड्रग होता है, जिसका लो डोज में रीनल इफेक्ट आता है, मीडियम डोज में कार्डियक इफेक्ट आता है और हाई डोज में वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वहीं अगर हम मिथाइल डोपा की बात करें, जो कि एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग माना जाता है, जिसका इफेक्ट सीधा हमारे ब्रेन पर होता है। ये हमारे ब्रेन में जाके एक्टिव फॉर्म में आता है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन का सिंपैथेटिक आउटफ्लो को रिड्यूस करता है। अगर हम इसे सिंपल कॉन्सेप्ट वाइज समझें, if concentration or dose of the dopamine will change, it will change the effect. It will act on brain and control BP. लेक्चर के बाद आप इजीली समझ पाओगे कैसे एक ही ड्रग मींस डोपामिन मल्टीपल रिसेप्टर पर डिफरेंट इफेक्ट करता है, कैसे मिथाइल डोपा सेंट्रल मैकेनिज्म से बीपी को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम डोपामिन और मिथाइल डोपा को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डोपामिन को कवर करेंगे। सो स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये डोपामिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिकली ये जो एरिया है ये कैटाकॉल रिंग है, क्योंकि इसमें देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यानी डोपामिन जो है हमारा नॉन कैटेकल ग्रुप में नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें कैटाकॉल रिंग होता है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है। और ये वाला ग्रुप जो है वो हमारा मिथाइल एमिन ग्रुप है, जो कि अल्फा 1 सिलेक्टिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, डोपामिन इज ए नेचुरल कैटेकोलामिन न्यूरोट्रांसमीटर। यानी डोपामिन जो होता है हमारा नेचुरल कैटेकोलामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज होता है और बहुत सारे सिस्टमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। इट इज एन इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। यानी जब हमारे बॉडी के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनता है, तो उसका इंटरमीडिएट पार्ट में इसी का सिक्रेशन होता है, यानी ये मिडिल का पार्ट होता है जब सिंथेसिस हो रहा होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है, इट इज प्रेजेंट मेनली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन। यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। ये हमारा डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के ड्रग होते हैं। इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, बिहेवियर एंड रिवार्ड सिस्टम। यानी ये हमारे बॉडी के मोटर कंट्रोल, बिहेवियर और रिवार्ड सिस्टम की तरह काम करता है, या इन सारे फैक्टर को रेगुलेट करने में हमारे बॉडी के अंदर मदद करता है। मोटर कंट्रोल का मतलब होता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स आना, एक व्यक्ति का इंटरपर्सनल बिहेव क्या होता है, उसका बिहेवियर जैसे कि उसका हैबिट क्या होता है, और रिवार्ड सिस्टम यानी हम जब कुछ करते हैं तो उसके बदले में हमें जो फीलिंग्स आते हैं या उसके बदले में हमें जो रेस्पॉन्स आता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि इसीलिए बोला जाता है जब डोपामिन सीक्रेट होता है तो लोग खुश होते हैं, ये कुछ उस तरीके से काम करता है। इट विल एक्ट ऑन बोथ डोपामिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये दोनों कंडीशन में काम करता है, जहां पे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दोनों से बाइंड करके दोनों जगह से अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है। इट्स सो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। ये अपना डोज के हिसाब से अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, जिसको हमने इंट्रो पार्ट में कवर किया हुआ है। इट इज यूज इन शॉक एंड हार्ट फेलियर। इसका मेजर यूज की बात करें तो जो पेशेंट को शॉक आता है या हार्ट फेलियर हो जाता है, उन कंडीशन में इसको एज इमरजेंसी मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज इन द बॉडी। इसका मतलब है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कैटाकॉल रिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, माओ और COMT एंजाइम इसको इजीली डिग्रेड कर देता है। एंड इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज इन द बॉडी। इसका मतलब है ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कैटाकॉल रिंग का प्रेजेंस होता है। अगर इसका पोटेंसी की बात करें तो इसका जो एक्शन होता है वो बहुत रैपिड एक्शन प्रोड्यूस भी करता है। अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंटेन सेंट्रल कैटाकॉल रिंग, दैट इज योर 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी इसके सेंट्रल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, जो कि इसका सेंट्रल कैटाकॉल रिंग माना जाता है। इट हैज इथाइलामीन साइड चेन के जो साइड चेन होते हैं उसमें इथाइलामीन ग्रुप लगा हुआ होता है, जिसको मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। एंड इट इज हैविंग लैक ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप अनलाइक नॉरएपिनेफ्रिन। जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन में एक बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वैसे इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, ये इसमें बताया गया है। डिराइव फ्रॉम द फिनाइलइथाइलामीन न्यूक्लियस। यानी ये भी फिनाइलइथाइलामीन का न्यूक्लियस का एक डेरिवेटिव माना जाता है। अगर हम इसका केमिकल नेम या आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 4,2 एमिनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोइल। इसको हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर से। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा ग्रुप है 2
एमिनो इथाइल जो है वो बेंजीन रिंग का 4th नंबर पॉइंट में लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसको कंप्लीट को 4th नंबर पोजीशन में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और पूरे रिंग की बात करें तो ये बेंजीन रिंग है, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डाई ऑयल है वो इस ग्रुप को ऑयल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 1 और 2 दो है, इसलिए डाई, तो 1,2 डाई ऑयल बोला जाता है। आगे अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारा डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होते हैं जो कि बोथ द कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि हमारा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि डोज डिपेंडेंट माना जाता है, अलग अलग डोज में अलग अलग तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं डोज वाइज। अगर हम लो डोज की बात करें तो इट विल स्टिमुलेट द D1 रिसेप्टर, कॉज द vasodilation इन रीनल एंड मेसेंटिक वेसल, इंक्रीज द रेनल ब्लड फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको लो डोज में किसी व्यक्ति को एडमिनिस्टर कराते हैं तो उससे हमारा D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है इन रीनल एंड मेसेंटिक वेसिकल्स में, एंड इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो, यानी जो रीनल ब्लड फ्लो होता है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए हम देख पाते हैं। अगर हम इसके मॉडरेट डोज की बात करें तो इट विल स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर, इट विल इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंप्रूव द कार्डियक आउटपुट। अगर इस ड्रग को अगर मॉडरेट डोज में दिया जाए तो ये हमारा बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल हार्ट के आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। और अगर हम इसका हाई डोज की बात करें तो इट विल स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर, कॉजेस vasoconstriction एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है जब इसका हाई डोज दिया जाता है तो अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से vasoconstriction होता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। और अगर हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो इट विल इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, मींस इसका बेसिक यूजेस क्या है वो बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जब इसका यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ते हुए हम देख पाते हैं। इट विल इंप्रूव रीनल परफ्यूजन, ये हमारा रीनल परफ्यूजन को भी इंप्रूव करता है। वही राइज ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये बढ़ाता है। मेंटेन ऑर्गन ब्लड का सप्लाई को भी ये इंक्रीज करता है। अब आगे हम इसके केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसका मतलब होता है कि ये जब बाइंड करता है तो उसके बाद जो एक्शन टर्मिनेट होता है, इसका जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है वो कब खत्म होता है, जिसको हम एक तरीके से केमिकल डिग्रेडेशन बोलते हैं, जो कि हमारा बॉडी का एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है रैपिडली मेटाबोलाइज बाय MAO, दैट इज माओ एंड COMT, यानी ये जो दो एंजाइम होते हैं माओ और कोम्ट, ये बेसिकली क्या करते हैं, यही जो एंजाइम है इसके साथ बाइंड करते हैं, जिसके वजह से इसके अंदर से मेटाबोलाइट बनता है। वही मेटाबोलाइट बनने के बाद क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल बन जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाता है यूरिन के द्वारा और बाइल के द्वारा, जिससे इसका जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए सेकंड पॉइंट में बताया गया है इट इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी इसके अंदर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो रैपिडली होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एंजाइम का प्रेजेंस दिखाया गया है। क्योंकि इसमें कैटेकोल रिंग होता है तो इजीली माओ और COMT के द्वारा इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन अगर इसका पोटेंसी की बात करें तो इसका पोटेंसी बहुत ज्यादा होता है। आगे हम इसका एडवर्स इफेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें 5 एडवर्स इफेक्ट बताया गया है, जो कि मेजर एडवर्स इफेक्ट माना जाता है। सबसे पहले हमारा ट्रैकिकार्डिया होता है, एरिथमिया होता है, हाइपरटेंशन होता है हाई डोज में, एंड नाउसिया और हेडेक भी हमें इसके साथ देखने को मिलता है। ट्रैकिकार्डिया का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट कंडीशन होता है। ट्रैकिकार्डिया मींस एबनॉर्मल हार्ट कंडीशन, मींस हार्ट रेट विल इंक्रीज अबव 100 बीट पर मिनट। जो हमारे हार्ट का जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है वो 72 पर मिनट होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ऊपर बढ़ जाता है यानी 100 से ऊपर चले जाता है तो उस कंडीशन में उसे ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। और एरिथमिया का बात करें तो एबनॉर्मल हार्ट बीट को ही एरिथमिया हम बोल सकते हैं। वही अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो जब इस ड्रग को हाई डोज में दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके वजह से हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलता है। वही नाउसिया का भी रेस्पॉन्स हमें कभी कभी देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसका हेडेक भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने वाले हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें हम इन ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं या खा नहीं सकते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्डियक एरिथमिया, क्योंकि ये नेचुरली कार्डियक एरिथमिया प्रोड्यूस करता है। अगर एक पेशेंट को पहले से कार्डियक एरिथमिया है तो उन कंडीशन में इस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब होता है इट इज ए ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड mainly in adrenal medulla that produce excessive amount of catecholamines, especially epinephrine and non-epinephrine। इसका मतलब क्या है, जब फियोक्रोमासाइटोमा होता है तो बेसिकली क्या होता है, जो व्यक्ति का एड्रिनल ग्लैंड में मेनली एड्रिनल मेडुला में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कैटेकोलामिन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब ये जो ड्रग है बेसिकली हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की तरह ही काम करता है। तो अगर उस कंडीशन में हम ये ड्रग को प्रेस्क्राइब कर देते तो हमें हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकता है, टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें बताया कि हाइपर थायरॉइडिज्म,
यानी हाइपरथायरॉयडिज्म वाले कंडीशन में भी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम उसको एक साथ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आगे हम इसका शॉर्ट एसएआर देखने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा ड्रग स्टार मार्क ड्रग नहीं है तो इसका एसएआर और सिंथेसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमने इसका एक शॉर्ट एसएआर को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर में जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं वहां पे अगर कार्बन चेन बड़ा होता है या इसी कार्बन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है जहां पे मैंने इंडिकेट किया है, तो उसको हम बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल सकते थे। लेकिन जो डोपामिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है। ये वाला जो पार्ट है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है जो बेंजीन रिंग में, उसको हम कैटेकोल रिंग बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा एमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इन्हीं सारे पार्ट को हम लेकर इसका एसएआर पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कैटेकोल रिंग इज एसेंशियल फॉर द हाई एक्टिविटी बट रैपिड मेटाबॉलिज्म। यानी जो कैटेकोल रिंग होता है वो बेसिकली क्या करता है, इसका हायर एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है, लेकिन साथ ही साथ उसका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। वही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, नो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रोड्यूसिंग मोर सीएनएस इफेक्ट एज कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। यानी इसके अंदर जो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो सीएनएस पेनिट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसका लिपोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। वही अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, प्राइमरी एमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्टर इंटरेक्शन। यानी जो हमारा प्राइमरी एमिन होता है वो हमारे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल साइड चेन दैट इज योर डोज डिपेंडेंट रिसेप्टर एक्टिविटी। यानी जो फ्लेक्सिबल साइड चेन है ये वाला पार्ट जो कि अलग अलग डोज में रिसेप्टर के साथ अलग अलग एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, यह अलग अलग रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में हमें मदद करता है। सो दिस इज द शॉर्ट एसएआर ऑफ डोपामिन, बट दिस इज नॉन एसेंशियल फॉर आवर फाइनल एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसमें बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, इंप्रूव द रीनल परफ्यूजन। यानी इसका मेन यूजेस कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में देखा जाता है, हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में देखा जाता है, और इंप्रूव इन रीनल परफ्यूजन, यानी जो रीनल परफ्यूजन है उसको इंप्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर हम इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो इसमें बताया गया है डोपामिन शो डोज डिपेंडेंट रिसेप्टर सिलेक्टिविटी व्हिच इज यूनिक अमंग द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। जो डोपामिन होता है बेसिकली ये डोज डिपेंडेंट होता है, यानी हर एक डोज में, चाहे वो माइनर डोज हो, चाहे वो मेजर डोज हो या चाहे वो इंटरमीडिएट डोज हो, हर एक डोज के कंडीशन में अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करता है और अलग अलग एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली याद करने के लिए मैंने 5 पॉइंट का समरी बनाया है। अगर ये समरी आपको याद रह जाता है तो इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, डोपामिन इज ए नेचुरल कैटेकोलामिन न्यूरोट्रांसमीटर। यानी डोपामिन जो होता है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि डोपामिन जो होता है हमारा नेचुरल कैटेकोलामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी ये नेचुरली सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर। इट एक्ट ऑन डोपामिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इसका जो एक्टिविटी होता है बोथ रिसेप्टर में होता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर में भी होता है और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में भी होता है। यानी ये डोपामिन होते हुए भी एड्रेनर्जिक कैरेक्टर अपने अंदर रखता है। वही अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, इट शो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। यानी इसका हर एक डोज में अलग अलग टाइप की इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इट इज यूज्ड इन शॉक एंड हार्ट फेलियर। इसका मतलब होता है ये बेसिकली शॉक और हार्ट फेलियर की कंडीशन में सबसे ज्यादा यूज होते हुए देखा जाता है। इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज बाय माओ एंड सीओएमटी। यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो माओ एंजाइम और सीओएमटी एंजाइम के द्वारा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत रैपिड होता है, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा डोपामिन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आगे हम मिथाइल डोपा के बारे में देखने वाले हैं और मिथाइल डोपा के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल डोपा, जिसमें हम देख पा रहे हैं जिस एरिया को मैंने रेड कलर से सर्किल बनाया हुआ है वो हमारा कैटेकोल रिंग है, जिसको मैंने स्काई कलर से बनाया हुआ है वो हमारा साइड चेन है, और जिस एरिया को मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है वो हमारा एमिन डेरिवेटिव है। और इस तीनों फैक्टर की वजह से इसके अंदर मिथाइल डोपा वाला कैरेक्टर जनरेट होता है। और मैं पहले ही बता देना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा कैटेकोल रिंग है इसी की वजह से क्या होता है, इसमें माओ एंड सीओएमटी एंजाइम इजीली इसको मेटाबोलाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आगे हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कवर करने वाले, जिसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है मिथाइल डोपा इज ए सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। यानी जो मिथाइल डोपा होता है मेनली एक तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, जो कि हमारे सेंट्रली एक्टिंग होता है, यानी हमारे सीएनएस पे एक्ट करके हमारा जो हाइपरटेंशन है उसको रिड्यूस करता है। इट इज ए प्रो ड्रग। प्रो ड्रग का मतलब ही ये होता है कि ये पहले से इनएक्टिव होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आता है, फिर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन इन द बॉडी। सबसे पहले जब हमारे बॉडी में जाता है तो मिथाइल डोपा के फॉर्म में जाता है, फिर जब ये मेटाबोलाइज होता है तो ये अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जिससे एक्टिव फॉर्म में आ जाता है।
और तब जाके ये अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कर पाता है। इट एक्ट एज ए फल्स न्यूरोट्रांसमीटर, इसीलिए इसको फल्स न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। इसमें बताया गया है ए फल्स न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट रिसेंबल द नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो फल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर का कॉपी होता है, उसी की तरह काम भी करता है। इट इज टेकन अप स्टोर रिलीज फ्रॉम नर्व टर्मिनल लाइक ए नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर। जब इसको व्यक्ति खाता है या एडमिनिस्टर करता है तो बेसिकली क्या होता है, जैसे नॉर्मल नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर हमारे वेसिकल में स्टोर होता है फिर रिलीज होता है, ये भी वैसे ही जाकर पहले स्टोर होता है फिर रिलीज होता है नर्व टर्मिनल से, इसलिए इसको फल्स न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है इट रिड्यूस सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली हमारे सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिड्यूस करता है यानी कम करता है। इट मेनली एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर। इसका बेसिकली जो टारगेट होता है वो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, ये उसी से बाइंड करता है और उसी की एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है। इट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है रिड्यूस होते हुए हम देख सकते हैं। वही अगर हम 8 पॉइंट की बात करें, इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाइपरटेंशन, यानी ये बेसिकली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इट इज कंसिडर सेफ इन प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं जिसमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखा जाता है उसमें भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के पेशेंट होते हैं बेसिकली क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसको बहुत सारे मेडिसिन से प्रोहिबिट किया जाता है एज ए कंट्राइंडिकेशन, लेकिन उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को उन पेशेंट को हम दे सकते हैं। इट एक्ट स्लोली बट प्रोड्यूस सस्टेन इफेक्ट। इसका एक्टिविटी बहुत स्लो होता है लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है बहुत सस्टेन होता है, बहुत बेहतर होता है। और अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज द एनालॉग ऑफ डोपा डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनालॉग क्या होता है। एनालॉग बेसिकली एक तरीके का फल्स न्यूरोट्रांसमीटर को हम एनालॉग बोल सकते हैं, जो कि उसका जो नेचुरल वर्जन होता है उसका कॉपी होता है, उसका ऑप्टिमाइज कॉपी होता है, जिसमें उसी की तरह स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है और उसका एक्टिविटी जो है उससे बेहतर देखने को मिलता है, उसको हम एनालॉग बोलते हैं। तो ये एक ड्रग है जो कि डोपा इंटरमीडिएट का कॉपी होता है। इट इज ऑल्सो कंटेंट कैटेकॉल रिंग, इसके अंदर भी कैटेकॉल रिंग होता है। इट हैज अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, जो इसका अल्फा कार्बन होता है उसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि स्टूडेंट आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कार्बन का प्रेजेंट है, फर्स्ट आप देख पा रहे हैं बीटा देन अल्फा, तो अल्फा वाला पोजीशन में जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वही हमको रिप्रेजेंट करता है बीटा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया गया है। इट कंटेन एमिनो एसिड स्ट्रक्चर लाइक NH2 एंड COH, यानी इसके स्ट्रक्चर में हमें एमीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। जो जहाँ पे मैंने अभी अंडरलाइन किया हुआ है उस पोजीशन को हम अल्फा मिथाइल पोजीशन बोलते हैं और उसके बाद वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो उसका नंबर सिस्टम आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो लास्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हमने 4th में रखा है और सेकंड वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हमने 3rd में रखा हुआ है। तो इस हिसाब से इसका जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने रिप्रेजेंट किया 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में लगा हुआ है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फिनाइल एनालिन बोलते हैं। तो उसके हिसाब से इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा अल्फा मिथाइल 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। स्टूडेंट अब तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसको फिनाइल एलानिन बोलने का मेन कारण ये NH2 और OH ग्रुप होता है या COH ग्रुप होता है, जिसके वजह से हम इसको बोल सकते हैं इसमें एक एमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, यानी कि ये कौन सा क्लास में आता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारा सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में आता है, यानी बेसिकली अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसका एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है। और अगर हम इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है मिथाइल डोपा एंटर CNS। सबसे पहले जो मिथाइल डोपा होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करता है। इट विल कन्वर्ट अल्फा मिथाइल डोपा इनटू अल्फा मिथाइल डोपामिन। सबसे पहले क्या करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके अल्फा मिथाइल डोपा जो होता है उसको अल्फा मिथाइल डोपामिन में कन्वर्ट करता है, और जब ये अल्फा मिथाइल डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसको अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड इट विल एक्ट एज ए फल्स न्यूरोट्रांसमीटर, यानी उसके बाद ये जो है फल्स न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, यानी वो वेसिकल में जाएगा, स्टोर होगा और नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह रिलीज होकर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अल्फा 2 रिसेप्टर, यानी जो हमारा सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर होता है उसको बाइंड करता है और उसके साथ उसको एक्टिवेट भी करता है। दैट लीड्स टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। उसके वजह से क्या हो जाता है भाई, जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज था, नॉर्मल रिलीज था, वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि ये फल्स न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये उसके जगह ले लेता है एज ए मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। दैट विल कॉज डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी लीड्स टू वासोडाइलेशन। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी था ब्रेन का वो अब कम हो जाता है, उसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर वासोडाइलेशन देखने को मिलता है और रिड्यूस ब्लड प्रेशर भी हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ मिथाइल डोपा। अब आगे हम इसका शॉर्ट SAR देखने वाले हैं, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हुए हम एग्जाम में देख सकते हैं, लेकिन ये स्टार मार्क ड्रग नहीं है तो इसका सिंथेसिस और SAR उतना इंपॉर्टेंट हमारे फाइनल एग्जाम के लिए नहीं माना जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कैटेकॉल रिंग
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेसेसरी एक्टिविटी। इसमें जो कैटेकॉल रिंग होता है वो उसका बेसिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रेजेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज रेजिस्टेंस टू मेटाबॉलिज्म ऑफ माओ। इसमें जो अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये माओ एंजाइम जल्दी से इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, या उसके प्रेजेंस की वजह से रेजिस्टेंस हो जाता है, कंप्लीटली उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। इट एक्ट एज ए फर्स्ट सबस्ट्रेट इन द बायोसिंथेसिस। जो हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है नॉरएपिनेफ्रिन का, उसके जगह में ये फर्स्ट सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। जो हमारा नेचुरल बायोसिंथेसिस हो रहा था उसमें टेक पार्ट कर लेगा, और उसके जो नॉर्मल एक्टिविटी या उसका जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा था उसके जगह ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। एमिनो एसिड स्ट्रक्चर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सीएनएस। यानी इसके अंदर जो एमिनो ग्रुप का प्रेजेंट है या जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या करता है, इसको सीएनएस तक ले जाने में हमें मदद करता है, यही यानी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने में मदद करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं इसका लिपोफिलिक कैरेक्टर को ये एनहांस करता है। आगे हम इसका केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसपे बताया गया है मेटाबोलाइज्ड बाय माओ एंड सीओएमटी। तो बेसिकली हमने पहले ही देख लिया था कि जो भाई माओ एंजाइम जो होता है उसको इतना ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर माओ को लेकर रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है वो सीओएमटी के द्वारा होता है। इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो हमारे सीएनएस में जाकर बनता है, क्योंकि ये एक हमारा प्रो ड्रग है। इसलिए बताया गया है कन्वर्ट इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर इसका हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसको खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर सेडेशन आता है। एक तरीके से पर्सन जो है इनएक्टिव फॉर्म में चले जाता है, वीकर फॉर्म में चले जाता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। उसके बाद हम ड्राई माउथ देख सकते हैं, ब्राडिकार्डिया भी होता है, हार्ट रेट जो होता है हमारा 72 पर बीट से रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर डिप्रेशन भी देखने को मिलता है और हाइपोटेंशन भी हमें देखने को मिलता है, लो ब्लड प्रेशर भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसमें कंट्राइंडिकेशन की बात करें, यानी कौन कौन से कंडीशन में इसको हम नहीं दे सकते हैं, जैसे कि लिवर डिजीज, डिप्रेशन एंड हेमोलाइटिक एनीमिया। अगर कोई भी लिवर डिजीज होता है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जल्दी से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसका एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को हमें मिल सकता है। वही डिप्रेशन की बात करें तो ये जो ड्रग है नॉर्मली डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो जो पेशेंट ऑलरेडी डिप्रेशन में है अगर उसको ये ड्रग दे दिया जाए तो उसको हाइपर डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हेमोलाइटिक एनीमिया में भी इसको नहीं दिया जाता है। एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड की कमी होना, और हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर अगर किसी भी कारण से ब्लड लूज होने की वजह से जो एनीमिया क्रिएट होता है उसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अब आगे हम इसका यूजेस देखने वाले, मेन यूजेस कौन कौन सी जगह में इसको यूज किया जाता है। तो अगर हम इसका यूजेस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, किसी व्यक्ति के अंदर अगर हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, क्योंकि इसका नॉर्मल फंक्शन ही हाइपोटेंशन क्रिएट करना होता है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो ड्रग चॉइस ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी कभी कभी देखा जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उसके अंदर एक हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है प्रेगनेंसी की वजह से, तो उस कंडीशन में हम इसको एज अ सेफ ड्रग उनको दे सकते हैं। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह देखें तो इसमें बताया गया है मिथाइल डोपा वर्क एज ए फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिड्यूस सिंपैथेटिक एक्टिविटी बाय सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर। इसका मतलब है मिथाइल डोपा जो है हमारा एक फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। उसका काम ही होता है कि हमारे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड करके उसको स्टिमुलेट करके या उसके अंदर एक्टिविटी प्रोड्यूस करके रिड्यूस करना। तो स्टूडेंट्स इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैंने 5 पॉइंट का समरी बनाया है। अगर ये समरी आप याद कर लेते हो तो कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रह जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है मिथाइल डोपा इज ए सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी बेसिकली एक एंटी हाइपरटेंसिव की तरह ही यूज करते हैं जो कि हमारे सेंट्रली एक्टिंग होता है, यानी हमारे सीएनएस में एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। सबसे पहले क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है और अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, जिससे एक्टिव फॉर्म में आता है, इसलिए इसको प्रो ड्रग बोला जाता है। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, एक्ट्स ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर टू रिड्यूस सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा रिड्यूस इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। इट इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन स्पेशली इन प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होता है वुमेन्स के अंदर, उसके दौरान इसको हम यूज कर सकते हैं मेनली। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, कॉज सजेशन एंड हाइपोटेंशन एज साइड इफेक्ट, यानी ये जो ड्रग है कई बार ऐसा देखा जाता है नॉर्मल कंडीशन के जो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होते हैं, जो नॉर्मल वुमेन होते हैं उनके या नॉर्मल मेल होते हैं उनके, वो व्यक्ति अगर इस मेडिसिन को खाता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं सेडेशन और हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है एज ए साइड इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहीं से हमारा मिथाइल डोपा का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक ड्रग पर फोकस करेंगे। लेक्चर नंबर 22 में हम देखेंगे आइसोप्रोटेरेनॉल और टर्ब्यूटेलिन, जिसमें हम देखने वाले हैं आइसोप्रोटेरेनॉल एक नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2
एक्शन प्रोड्यूस करने वाला मेडिसिन होता है या ड्रग्स होता है। इससे ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्रोंकोडायलेशन करता है। अगर हम टर्बिडोलिन की बात करें तो ये एक सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है आस्थमा की कंडीशन में। और दोनों ड्रग की मैकेनिज्म एक्शन और क्लिनिकल यूजेस को भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।